वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के पोल साइंस के बुक का एक्सरसाइज 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 हमने इसका देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वे इसके पार्ट 1 को देख ले ताकि पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देख लिया था, पार्ट 2 में अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार ने कुछ मुद्रा कर सकती हैं या बैंक ऋण प्रदान कर सकते हैं। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रवि मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजती है। हम मान लें कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों में बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में रोजगार प्रदान कर सकती है। तब परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपने जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कोई खेत की सिंचाई करने के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नई नहर खोदी जाती है। इससे कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकते हैं और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। चलिए पहले हम इसे समझते हैं। जो हमने इसका पार्ट 1 देखा था तो हमने लक्ष्मी की कहानी पढ़ी थी कि लक्ष्मी जो है वो एक गरीब किसान है और वो किस तरीके से जो है अपनी खेती वगैरह को करती है और कैसे जो है अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन यापन वो कर पाती है। तो सरकार इस चीज़ को कैसे दूर कर सकती है, तो सरकार क्या करेगी कि लक्ष्मी की सहायता वो बहुत सारे क्षेत्रों में कर सकती है। जैसे कि उसे कुछ पैसे से सहायता कर सकती है ताकि जो है वो अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम हो जा सके और मौसम के हिसाब से वो क्या कर सके, तो खेती वगैरह कर सके, जैसे कि रबी फसल में गेहूँ उपजाना। इस तरीके से लक्ष्मी की आय में भी वृद्धि हो जाएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो एक ही भूमि पर बहुत सारे लोग कार्य किया करते थे। सरकार अगर इस तरीके की राशि प्रदान करती है तो 50 दिनों के ही भीतर बीज डालने, पानी देने और खाद डालने, कटाई में रोजगार प्रदान हो जाएगा। अन्य लोगों को भी काम करने का अवसर मिल सकेगा। तो ऐसे बहुत सारे खेत हैं सिंचाई के लिए जहाँ पे बांध का निर्माण किया जा सकता है, नहरें खोदी जा सकती हैं और लोगों को रोजगार भी दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि सरकार जो है इन किसानों को सहायता करेगी, तभी जो है ये चीजें दूर होंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या हो जाएंगे, चलिए इसे देखते हैं। कि अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते थे, उन्हें कुछ उत्पादन की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पादन नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसान को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं होगा बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्रदान होगा। तो देखिए, अगर सरकार लक्ष्मी या अन्य किसानों की सहायता करती है, लक्ष्मी ही की तरह बहुत गरीब किसान, अगर उनको सरकार पानी देने या फिर नहर खुदवाने या फिर अन्य सहायता देकर कृषि में विनिर्माण करती है तो ऐसे किसान की गरीबी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जो भी अन्न उपजाया गया है लक्ष्मी और अन्य लक्ष्मी के जैसे किसानों के द्वारा, तो उनको मार्केट में बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए। तो मार्केट जो है वो कौन उपलब्ध करा पाएगा, तो वो सरकार उपलब्ध कराएगी। यहाँ से लक्ष्मी के यहाँ से बहुत सारे अन्न को ले जाना और मार्केट में बेचना, इस तरीके की सुविधा अगर सरकार प्रदान करती है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराती है, पक्की सड़कें बनवा देती हैं, तो उस पर गाड़ी ले जाने और लाने में आसानी हो सकती है। अगर कच्ची सड़क रहती है तो कभी कभी गड्ढों के कारण बहुत सारे अन्न की बर्बादी भी हो जाती है। तो सरकार क्या कर सकती है, उसको बेचने के लिए एक सही मार्केट उपलब्ध करा सकती है, उसके अन्न को बाजार में बेचने के लिए सही मूल्य दिलवा सकती है। इस तरीके से लक्ष्मी को भी फायदा होगा और लक्ष्मी जैसे अन्य किसानों को भी। अगर परिवहन की सुविधा है तो परिवहन चलाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो सरकार क्या कर सकती है, इसके पीछे से बेरोजगारी को वो कम भी कर सकती है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक सीमित नहीं थी, खेती करना और उसके लिए बीज, उर्वरक, कृषिकरण उपकरण और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत थी। एक निर्धन किसान होने के कारण वो सभी चीजों के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होता है और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि
पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्रा साख के कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। पहले इसे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे कि हमने लक्ष्मी के बारे में जाना कि लक्ष्मी को सरकार ने सहायता दी, तो लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसान हैं। अब खेती को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए किसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, उर्वरक चाहिए होगा, खाद अच्छा चाहिए होगा, उसके बाद आपको ट्रैक्टर वगैरह और खेती में लगने वाली बहुत ऐसी सामग्री जो किसान स्वयं नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि इतने उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इस कारण उन्हें साहूकारों या महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेने के कारण जो है उन्हें या दुगने तिगने दामों पर चुकाना पड़ता है। नहीं चुकाने के बाद उनकी भूमि को महाजन और सूदखोर हड़प लेते हैं, तो बहुत सारी परेशानी आती है किसानों को। अगर सरकार बैंक के द्वारा किसानों को लोन अगर दे, किसान लोन, तो उससे क्या हो जाएगा, वे बीज खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर और बाकी अन्य कृषि में उपलब्ध होने वाली सामग्री को भी खरीद सकते हैं, जिसका लोन वो समय पर बैंक को चुका सकेंगे और बैंक जो है उससे अधिक ऋण भी नहीं लेंगे। तो सरकार क्या कर सकती है, किसानों को छोटे मोटे ऋण देकर जो है किसानों की कृषि व्यवस्था में सुधार ला सकती है। तो यह बहुत एक अच्छी बात होगी और किसानों को रोजगार भी प्राप्त होगा और महाजनों और सूदखोरों के तले उन्हें दबना नहीं पड़ेगा। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली को प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना का एक ऐसा उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याजों को ऐसे उत्पादनों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत पर बेच सके। वन क्षेत्रों में निकटवर्ती गांव में हमें शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पाद जैसे कि आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर जैसे बाहरी बाजार में बेचा जा सकता है। इसके लिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान कर सकते हैं। चलिए, हमने यह जान लिया कि किसान जो खेती करते हैं सरकार उन्हें सुविधा दे रही है, तो इससे किसानों की खेती में बहुत ज्यादा सुधार आया होगा। किसान अन्न उपजाएंगे, आलू, प्याज, अरहर, दाल, मटर। ज्यादातर किसान अरहर, दाल, मटर की खेती अगर करते हैं तो इसे स्टोर करने के लिए उन्हें एक प्लेस चाहिए, क्योंकि किसानों के पास इतना ज़्यादा तो मतलब पैसा रहता नहीं है कि वो इसके भंडार गृह की स्थापना कर सके। तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और वैसे लोगों को रोजगार प्रदान करना चाहिए ताकि लोग जो क्या कर सके, वहाँ पे भंडार गृह की स्थापना कर सके और किसानों का जो अन्न है वो उसे वहाँ सुरक्षित रह सके, ताकि मतलब सड़ने के से बचाने के लिए किसान जो है उसे कम दामों पर अगल बगल में न बेचकर बाहर बेच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को रोजगार प्रदान करना चाहिए ताकि लोग जो है शीत गृह भंडार का निर्माण कर सके, जिसमें कोई भी अनाज जो है मौसम के प्रभाव के कारण खराब ना हो सके। तो ऐसी शीत गृह मतलब अन्न की स्थापना करना और स्टोर की स्थापना करने से क्या हो जाएगा कि अन्न की बचत हो जाएगी, आलू प्याज समय पे सड़ेंगे नहीं और अरहर मटर दाल की भी जो स्टोरेज है उसको अच्छा उत्पादन और भंडारण मिल सकेगा, ताकि अगर हम उसे अपने देश से बाहर बेचते हैं विदेशों में तो इसका फायदा किसको मिलेगा, किसानों को मिलेगा। और आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर ये फल जो भी हैं उनको वो क्या कर सकेंगे, बाहर बेच सकेंगे। यही क्या है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग में लोगों को रोजगार प्रदान करना हो जाएगा। आपके विचार से ऐसे किस क्षेत्र में समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार है, क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं? आप अपने आसपास भी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने के बाद या कृषि में ही काम लगने के बाद भी उन्हें अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे कि छोटी सी भूमि है उस पर बहुत सारे लोग अगर काम करते हैं तो एक ही भूमि पे 3 लोग चाहिए जहाँ 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग बेरोजगार ही हैं। वहाँ 5 लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो बिना मतलब में उस काम में लगे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने में आयु 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे, इसमें से 51% के लगभग विद्यालय जाते से इस विद्यालय नहीं जाते हैं। ये या तो घर में रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे और हमें अधिक भवन अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ ऐसे तरीके जिनसे रोजगार सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। चलिए हम इसे समझते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखिए, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र के छोटे बच्चों से बड़े होते हैं और वे उसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं और मतलब वे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं। इस कारण वे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे या विद्यालय में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की जाती होगी,
या विद्यालय के आसपास के माहौल का बच्चों पर पूरा असर पड़ता है, क्योंकि अगर आसपास के बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें देखकर बाकी अन्य बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है कि हम भी क्यों पढ़ें। ज़्यादातर जो गरीब बच्चे होते हैं वो 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो थोड़ी कठिन हो जाती है। तो जैसे किसान लोग अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो भी अध्यापक के रूप में आगे जाके बनेंगे, डॉक्टर, नर्स इत्यादि भी बन सकेंगे और देश का भी विकास कर सकेंगे और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार कर सकेंगे। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय व उनके बेरोजगारों की वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इसमें कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होगा तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर से जो भी लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो उस पर्यटन सेवा क्षेत्र में अगर सुधार कर दिया जाता है तो बहुत सारे मुनाफे भी होंगे और देश को भी फायदा होगा। 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान होगा, जिससे कि सरकारी सहायता भी हो सकती है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि वहाँ के जो भी निवासी हैं उनके आय और रोजगार में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पर्यटन व्यवस्था में सुधार करना होगा। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता देनी होगी ताकि लोग जो है अपनी स्थिति में सुधार कर सके। हम जानते हैं कि चर्चा के लिए कुछ सुझाव अमल में लंबा समय लगेगा, तो छोटी अवधि के लिए कुछ उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगभग 625 जिलों में काम अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, लेकिन कानून बनाने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, उसके लिए लोगों को रोजगार भी देना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है जिन्हें काम की जरूरत होती है। यह एक कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा बनाया गया, महात्मा गांधी ने इसे बनाया था और इसका नाम भी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसको मनरेगा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसे श्रमिकों को काम करने के लिए दिया जाता है, जो भी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें काम की जरूरत होती है वो क्या कर सकते हैं। इस क्षेत्र में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है कि आप 100 दिन काम करें। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर सरकार इस काम को नहीं देती है तो बदले में उन्हें क्या देगी, पारिश्रमिक देगी। तो यह लोगों की बेरोजगारी का भत्ता देगी और अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता भी दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। तो सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को चला रही है जहां से लोगों को और ग्रामीण लोगों को जो है सहायता प्रदान की जा सके। अगला पॉइंट है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। जब हम आर्थिक कार्यों को विभाजन करते हैं तो एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं, उन्हें काम करने की शर्त क्या है और क्या कोई नियम और विनियम है जिसके अनुसार रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाएगा। कांता एक ऑफिस में काम करती है, वह सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे शाम तक रहती है। वो नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। जब उसे नौकरी आरंभ की थी तो वो एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधों और शर्तों का उल्लेख किया गया। मान लीजिए कोई भी अगर हमें जॉब करना है तो उसके लिए हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, मतलब हमें मैट्रिक में अच्छे परसेंटेज चाहिए, हमें इंटर में अच्छे परसेंटेज चाहिए, हमें ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज चाहिए। इस तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी पढ़ाई की स्किल व्यवस्था काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हमें गणित और अन्य सब्जेक्ट में अच्छे से निपुण होना चाहिए ताकि अगर हम किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ इन सारी चीज़ों को पूछा जाता है। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और कमल के बारे में क्या कहानी है कि उसी तरीके से कांता क्या करती है, अपने ऑफिस में काम करती है। तो कांता ने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसने भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, तब वो जाकर यह नौकरी निकाल पाई होगी। आज वो जो है 9:30 से 5:30 तक अपने ऑफिस में काम करती है। काम करने के वो महीने में भत्ते भी प्राप्त करती है और रविवार के दिन जो है उसे अवकाश मिलता है। तो इन क्षेत्रों को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी आवश्यक होती है। अब कमल जो है कांता का एक पड़ोसी है। वह नजदीकी के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम के 8 बजे तक आता है। देखिए यहाँ पे आपको पता चल भी रहा होगा कि अगर जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं उन्हें दुकान वाला भी काम करना पड़ता है या कुछ श्रमिक वाला काम करना पड़ता है। उन्हें शरीर से बहुत ज़्यादा खटना पड़ता है और समय भी ज़्यादा देना पड़ता है और उनकी इनकम भी जो होती है सरकारी व्यवसायों के अनुसार कम होती है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति पत्र के बारे में कहा गया हो।
उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर हम सरकारी जॉब करते हैं तो हमें वहाँ कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि हमने उसे अपनी मेहनत और परिश्रम से पास किया है एग्जाम देकर। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देख सकते हैं? बिल्कुल, आपको भी दिख रहा होगा कि कांता ने अच्छे से पढ़ लिख कर जो है सरकारी जॉब की तैयारी की और तब उसने अच्छे से जॉब किया। वो काम के समय भी उनके निश्चित हैं और उनके पैसे भी जो है उन्हें मंथली दे दी जाती है, उन्हें कोई हटा भी नहीं सकता है और वहाँ हमें सम्मान भी मिलता है। लेकिन कमल के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। कमल के नहीं पढ़े लिखे नहीं होने के कारण या कम होने के कारण उसे छोटे-मोटे दुकानों में नौकरी करनी पड़ती है, उसे अधिक समय देना पड़ता है, उसका वेतन भी बहुत अच्छा नहीं है और उसे काम से निकाल भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको परमानेंट नहीं दिख रहा है और ऊपर हमें परमानेंट नौकरी दिख रहा है। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठा अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इससे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया कार्यविधि कुछ लोगों को किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वतः काम करते हैं, परंतु वे अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि कांता और हमने कमल के बारे में पढ़ा, तो जो असंगठित कार्य होते हैं उन्हें सरकार से क्या लेना पड़ता है, उन्हें जिस तरीके से हमें लाइसेंस बनवाना पड़ता है किसी भी काम के लिए, तो ये औपचारिक काम होते हैं जिसमें सरकार हस्तक्षेप करती है। लेकिन जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जिसको हम सरकारी जॉब बोलते हैं। उनके एक निश्चित समय तक के काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता में कई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ हैं सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि। वे चिकित्सा लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। हमने देखा कि सरकारी जॉब और जो प्राइवेट नौकरी होती है उनमें कितना ज़्यादा अंतर होता है। सरकारी जॉब वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है। अगर वे छुट्टी लेना चाहें तो वो छुट्टी भी ले सकते हैं और अपने लिए जो है एक भविष्य निधि को भी बना सकते हैं और वे लाभ पाने के भी अधिकार होते हैं। इस तरीके से हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ लिख कर जो है हमें सरकारी जॉब लेनी चाहिए, ताकि हम भी जो है अपने लिए एक अच्छी भविष्य निधि को तैयार कर सकें। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी-छोटी और बिखरी इकाई जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन रोजगार होते हैं, प्रायः नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त काम करने से सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमार के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं। मतलब यहाँ सरकारी जॉब जैसा जो है लोगों को छुट्टी नहीं दी जा सकती। यहाँ अपने अनुसार काम नहीं करना है, जो मालिक बोलेगा उसके अनुसार ही काम करना है। यहाँ पे काम के घंटे भी ज़्यादा हो सकते हैं और ये रोजगार क्या है, सुरक्षित नहीं है। ये असंगठित रोजगार है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब कम काम होता है तो लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग छोटे-छोटे कार्य, सड़कों का विक्रय अथवा मरम्मत कार्य, स्वनियोजित इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे मजदूरों और श्रमिकों को लगाते हैं और नहीं आवश्यकता हो तो उन्हें वे हटा भी सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे होता है? तो संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया गया है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। ऐसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है। प्रायः उनका शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं और न ही इसमें कोई लाभ है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, कोई भी प्राइवेट जॉब अगर वो कर रहा है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है। उन्हें काम के घंटे ज़्यादा होते हैं और वेतन जो है वो कम मिलता है, क्योंकि परिवार का भरण पोषण करना भी आवश्यक है। गाँव में जो लोग होते हैं उन्हें कृषि में फ़ायदा नहीं मिलने के कारण, परिवार नहीं चलाने के कारण उन्हें दूसरी जगह काम करना पड़ता है। मतलब एक से अधिक काम करना पड़ता है और वहाँ के जो मालिक होते हैं वो मनमाना ढंग से कार्य करवाते हैं। काम के घंटे ज़्यादा होते हैं, वेतन कम देते हैं और अगर वो चाहें तो काम नहीं पसंद किया गया तो उन्हें निकाल भी सकते हैं। सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रही है। असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें
परिवार का भरण पोषण करना होता है। अतः असंगठित क्षेत्र और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता होती है। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है? ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक है, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, छोटे और सीमांत किसान है, फसल बटाईदार और कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार से रचित होते हैं, क्योंकि इनका काम अगर एक समय में नहीं चलता है तो इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई अन्य कार्य भी करना पड़ता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सामंत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। मतलब जो भी किसान अपना कार्य करते हैं, चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, किसान हो या अन्य श्रमिक हो, उनको अगर यदि अपना कार्य नहीं चलता तो उन्हें बदले में दूसरा काम करना पड़ता है। और इन कामों में जो भी उन्हें पारिश्रमिक दी जाती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनके काम के घंटे बहुत अधिक होते हैं और वेतन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इनके लिए एक संरक्षण केंद्र जो है वो आवश्यक है बनाना। शहरी क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, लघु उद्योग में श्रमिक, निर्माण व्यापार में, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता काम करने वाले, सिरों पर बोझा ढोने वाले श्रमिक और वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले से रचित है। लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत होती है। हम यह भी जान पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र और श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य होती है। चलिए हम इसे समझते हैं कि शहरों में जो भी कार्य किए जाते हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं, तो संगठित क्षेत्र में वे काम नहीं करने के कारण अगर उनके पास सरकारी जॉब जैसी चीज़ें नहीं हैं या उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो वे मजबूरन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण मालिक जो भी होते हैं वो अपने अनुसार लोगों को काम देते हैं और अपने अनुसार वेतन भी निश्चित करते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से जो श्रमिक या कोई भी कृषक है वो कार्य करता है और विरोध नहीं कर सकता इस बात का, क्योंकि ये जो कार्य है वो असंगठित, अगर मालिक को काम नहीं पसंद आता तो उसे हटा भी सकता है। और कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि शहर में जो निचले कास्ट के व्यक्ति होते हैं उनके साथ भेदभाव भी बहुत देखा जा सकता है। भेदभाव कहने का अर्थ है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने कास्ट का है तो वो उस लोगों को ज़्यादा महत्व देगा जो उनके कास्ट के लोग हैं, और दूसरे कास्ट के लोगों को बाद में मान्यता देगा। ये जाति प्रथा होती है जो सब जगह हमें देखने को मिलती है। अगर समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, हम इस ऐसी रूढ़िवादिता को मिटा नहीं सकते हैं। अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, अनुसूचित जातियाँ, इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता, इन्हें कम वेतन दिया जाता है, काम के घंटे ज़्यादा निश्चित होते हैं। हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं शहरी क्षेत्रों में। देखिए यहाँ पे जब कारखाने बंद हो जाते हैं तो अनियमित श्रमिक सब्जियां बेचते हैं या ठेला खींचते हैं, क्योंकि इन्हें परिवार का भरण पोषण करना आवश्यक है। हम एक चित्र भी देख सकते हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब लोगों का काम बंद हो जाता है, फैक्ट्री वगैरह, तो वे कोई भी काम करने के लिए तैयार होते, सब्जी बेचना या कुछ अन्य ऐसी चीज़ें जिससे उनका परिवार का भरण पोषण क्या हो सके, चल सके। अब आगे है दिया गया कि ये एक तालिका है कि हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधि चलती है। उन तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया बढ़िया है। हम निष्कर्ष चाहते हैं कि इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती है। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। आर्थिक गतिविधि जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया जाता है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए हैं। इस प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया है। इस विभाजन का प्रयोग इन दोनों क्षेत्रों को के रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया गया। वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे, वे समस्याएं और समाधान क्या हैं और जिनकी ओर संकेत किया गया है कि आप जानकारी को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप में भर सकते हैं। पहले तो आप ये खुद कोशिश करें, जब हम क्वेश्चन आंसर इसका करवाएंगे चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद, तो इन सारे क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदारी व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। निजी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां भी निजी स्वामित्व में। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हम एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, सरकार सेवाओं पर भी अन्य व्यय की भरपाई तथा अन्य तरीकों से की जाती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय कर रही है। ये गतिविधियां क्या है?
सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। चलिए इसे हम समझ लेते हैं कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि अगर सरकार जो है वो दो तरीके के जॉब को रखती है, सरकारी और प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं। तो सरकारी जॉब पाने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना होता है, अच्छे मार्किंग लाने होते हैं और तब जाकर उन्हें एग्जाम पास करके नौकरी मतलब मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे चरण होते हैं सरकारी जॉब के। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में भी आज सरकार बहुत ज़्यादा निवेश कर रही है। बड़े बड़े हम फैक्ट्री देखते हैं जहाँ पे लोगों को काम का अवसर दिया जाता है। सरकार क्या करती है, जितने भी आप सुनते होंगे कि भारत तो एक मिश्रित देश है, यहाँ पे सरकार और बिजनेसमैन दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं। तो बहुत सारे टाटा बिरला ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कंपनियां खोले रहते हैं जहाँ पे लोगों को प्राइवेट जॉब देते हैं और अच्छे वेतन भी देते हैं। तो सरकार क्या करती है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में परिसंपत्तियों का विवरण देती है और उन्हें काम के आधार पर बांट कर जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। कई ऐसी चीजें होती है जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों की होती हैं, उन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर अधिक पैसे खर्च करने पड़ते जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों को पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर वे इन चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी ऊंची कीमत वसूलते, जैसे कि सड़क, पुल, रेलवे पथों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। सरकार क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए सड़क बनवाना हो गया या पुल बनवाना हो गया या ऐसा क्षेत्र जिसका सब लोग उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। सरकार क्या करती है, मतलब कोई एकल आदमी को अगर दे दिया जाए कि पुल बनाओ चाहे तुम सड़क बनाओ तो ये उनसे संभव नहीं हो सकेगा। इसका काम कौन करता है, सरकार करती है। सरकार जो भी पैसा लगाती है वो टैक्स के माध्यम से हम लोगों से वसूल करती है। तो बहुत सारी ऐसी सरकारी गतिविधियां हैं जहां हमें समर्थन की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र के उत्पादन और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक वो सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। अब एक आदमी चाहता है कि वो कोई बिजनेस करे तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले उसको सरकार का समर्थन आवश्यक है। सरकार के समर्थन के द्वारा ही जो है मतलब वो क्या कर सकते हैं, तो मतलब अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर सरकार इसमें समर्थन नहीं देती है तो उनका कार्य जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं और सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इस प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं चावल खरीदती है, इससे गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के बारे में पढ़ा था। सरकार लागत की कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकारी किसान और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि किसान जो भी अन्न उपजाते हैं वे अच्छे दामों पर मार्केट में नहीं बेच सकते, तो सरकार क्या करती है, उन्हें सहायता प्रदान करती है, उनके लिए भंडार गृह का निर्माण करवाती है। उसमें सरकार उन लोगों के अन्न को खरीदती है जिन भी दामों पर, जिससे सरकार को थोड़ा कम फायदा होता है और वो मतलब जितने भी जनतागण है उनको सही दाम पर वो उपलब्ध करा पाती है और किसानों को जो है सही मूल्य पर उनके अन्न को बेचने के लिए पारिश्रमिक भी दी जाती है। इस तरीके से उपभोक्ता को भी फायदा होता है और किसानों को भी फायदा होता है और सरकार को भी फायदा होता है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। इससे पहले हमने अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। अब चलिए हम अगर सरकार की बात करते तो सरकार के पास कुछ अनिवार्य कार्य होते हैं जो केवल उन्हें करना, जैसे कि मानव स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जिसमें कि सरकारी अस्पताल का निर्माण करना, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना, ताकि जो है देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। दूसरी पद्धति है शिक्षा। शिक्षा एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है मानवीय जीवन में, क्योंकि अगर हम अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम कोई भी सरकारी जॉब कर सकते हैं या कोई अच्छा प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा ग्रहण अच्छे से नहीं करते हैं तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें श्रमिक किसानों की स्थिति देखी है जो कि बहुत अच्छी नहीं होती है, हमें हार हार कर वही कार्य करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकार जो है वो शिक्षा को गुणवत्ता शिक्षा बनाए, ताकि सभी को जो शिक्षा मिलनी है वो अच्छी शिक्षा मिल सके। जहाँ पे शिक्षा का प्रयोग होना आवश्यक है वो ये कार्य सरकार कर सकती है, ताकि लोगों में शिक्षा की व्यवस्था सुधारित कर सके, क्योंकि भारत जो है वो पूरे विश्व में निरक्षर में बहुत हद तक जाना जाता है। तो इसलिए भारत की स्थिति सुधार करनी आवश्यक है, शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि करनी भी आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है। उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है, उड़ीसा में 41, मध्य प्रदेश में 47। हमने पिछले चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था और पिछले अध्याय में भी और पिछले वर्ग में भी, जिससे कि विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्ष, जैसे कि सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है।
सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धन और देशों की पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल कर सके। हमने इन चीज़ों को समझा अच्छे से कि अगर देश की स्थिति नहीं अच्छी है तो इसके पीछे मानवीय स्वास्थ्य का भी कारण है, क्योंकि मानव की स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो किसी भी कार्य में मन नहीं लगा सकती है। तो मानव सूचकांक विश्व रिपोर्ट के अनुसार भी यह बताया गया कि भारत में जिन भी राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार क्या कर सके, वहाँ पे उत्तम जल की व्यवस्था कर सके और उत्तम भोजन की व्यवस्था कर सके, ताकि जो यहाँ पे मृत्यु दर कम हो सके और जो देश है उसके विकास के रूप में ये भी सहायता प्रदान करेगा कि अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है और कार्य भी अच्छे से कर सकता है। अब इस चैप्टर का सारांश क्या हो जाएगा, हमने जो पूरा पढ़ा उसके अनुसार इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका परीक्षण करना है। गतिविधि को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा, जिससे संबंधित भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का। प्राथमिक चीजें हमने समझ लिया था जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, द्वितीयक चीजें हो गई जो प्रकृति से ही बनती हैं, और तृतीयक चीजें हो गई जो इन दोनों से मिली हुई चीजें होती हैं। देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है, हमने यह भी जाना। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्रों के बारे में भी जान लिए, जहाँ पे संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसको हम प्राइवेट जॉब बोलते हैं। उनके लिए संरक्षण भी आवश्यक है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनके कार्य का ख्याल रखना, उनके वेतन का। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में भी जान लिया, अंतर भी देख लिया, देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कोई निश्चित क्षेत्र पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों होता है। तो चलिए अब यह जो चैप्टर है यह समाप्त हुआ। हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके